हे गाइस, रोनो केंशिन के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपका स्वागत है। आज के इस 6 एपिसोड का टाइटल नेम है एनकाउंटर इन द फॉरेस्ट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हिमुरा केंशिन का आमना सामना उसके सबसे खतरनाक एनिमी यानी कि शिष्यों से हुआ था, जो उसे उस टाइम तो अपने एक आदमी से लड़ने के लिए छोड़कर चला जाता है। और हमने विटनेस की थी एक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट फाइट जो की हुई थी केंशिन और सीतो के बीच में, जो की ड्रॉ रहा था। तो अब स्टोरी में आगे स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं जंगल को, जहाँ पे सभी पशु पक्षियाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे कोई आ रहा था जो कोई और नहीं बल्कि था सजुके, जो निकल चुका है क्योटो की तरफ, जो कि जंगल में खो गया था। और चारों तरफ देखने के बाद भी, पेड़ पर चढ़ने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्योटो है कहाँ। उसका दिमाग खराब हो रहा था। इसके साथ उसके मन में ये भी विचार आता है कि कैसे केंशिन शायद क्योटो पहुंचने ही वाला होगा। दूसरी तरफ मिसाओ भी उसके लिए निकल चुकी होगी। वहीं पे मेगुमी शायद अपने पेशेंट को देख रही होगी। और तभी उसके ध्यान में आता है कि वो खड़ूस पुलिस वाला भी क्योटो की तरफ जा रहा है। जैसे सुनते ही और याद आते ही उसे गुस्सा आ जाता है, और इसीलिए सास को अपने मन में ये भी सोचता है कि वो क्योटो पहुंचने से पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। और वो आसपास वापस से सभी चीजों को देखने लगता है कि कौन सा सही रास्ता है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ सेम ही है। और तभी उसके पेट से आवाज आती है गुड़ की, और उसकी हंसी छूट जाती है सोच के कि जब भूख लगती है तो लग ही जाती है। और वो अपना सबसे लास्ट मील निकालता है, क्योंकि ये उसका लास्ट राइस बॉल था जो उसके पास बचा था। तो वो खाना लेकर निकला था। उसे जैसे ही खाने बैठता है तभी उस टाइम के सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है, जिसकी वजह से राइस बॉल जमीन पे गिर जाता है। जैसे फट से उठाए खा लेता है और गुस्सा होकर देखने लगता है कि आखिर किसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। आसपास नोटिस करने के बाद उसे पता लगता है कि वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे अपनी तपस्या कर रहा था, जो कि अलग तरह की ट्रेनिंग थी, जो बार बार जमीन को बहुत ही खतरनाक तेज से पटक रहा था अपने हाथों से, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा था और स्वॉर्ड भी जमीन पे फेंकी जा रही थी। वही अब ये मॉन्क भी सासुके को नोटिस कर लेता है और अपनी ट्रेनिंग बंद करके उसकी तरफ देखता है। या सासुके उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने सुना तो बहुत था किस तरह की मॉन्क बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, जिससे वो ठीक बुद्धा से ही अपनी पावर ले सके। जब सासुके उसको ये भी बताता है कि उसका पहली बार जीवन में ये देखना कि होरिकी आखिर काम कैसे करती है। वही वो मॉन्क सासुके से पूछता है क्या तुम खो गए हो? जो सासुके कहता है हाँ, और क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो यहाँ से जाने का? और अगर तुम मुझे देना चाहो तो कुछ खाना भी दे सकते हो, लेकिन अभी ही दे दो। जिसका सासुके उसके सामने अपना हाथ फैला देता है, पर वो मॉन्क उसे सीधे सीधे जवाब देता है ये कोई तरीका नहीं किसी से कुछ मांगने का। और उसके बाद हम देखते हैं एक चांदनी रात, यहाँ ये दोनों लोग बैठ के अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। और वहीं पे मॉन्क को ये भी पता लगता है कि कैसे इसकी ट्रेनिंग की वजह से सासुके के बाद जो राइस बॉल था वो भी कैसे कीचड़ में गिर गया, जिसके लिए मॉन्क उससे बाद में माफी मांगता है। लेकिन सासुके काफी खुश था और उसे थैंक यू करता ही कहते हुए कि तुम्हारे वजह से मुझे गर्म खाना मिला, जहाँ वो अपने मील को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहा था उस टाइम। और सास की खुश होकर ये भी कहता है कि इससे पहले उसने कभी होरिकी नहीं देखा था, जो कि बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन वो मॉन्क खाना उठाते हुए कहता है कि होरिकी जैसा कुछ नहीं होता, यह तो सिर्फ एक अफवाह है जो कि लोगों की फेथ को बढ़ाने के लिए रखी गई थी। उसने खुद भी जिंदगी में कभी होरिकी नहीं देखा, और अगर ये गलती से एग्जिस्ट करते भी है तो इसे मॉन्क यूज नहीं कर सकता। जिस सुनकर सासु कहता है तो उसका क्या मतलब है, तुम एक फॉलन मॉन्क हो? जिस पर वो मॉन्क कहता है हाँ। सासुके एक्सप्लेन करता है हम लोग जान पाते हैं कि एक फॉलन मॉन्क वो होता है जिसने बुद्धा के नियम तोड़े होते हैं एक मॉन्क रहते हुए भी। और उसके साथ ही सास के हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे जैसा दरिंदे वाली शक्ल वाला एक मॉन्क कैसे हो सकता है। सर मॉन्क कहता है कि तुम्हारी शक्ल भी ऐसी ही है। लेकिन इसके बाद सास के थोड़ा सा सीरियस होकर से पूछता है कि अगर तुम एक फॉलन मॉन्क हो तो तुम इस ट्रेनिंग कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि तुमने अपना धर्म तो पहले ही छोड़ दिया है। इस पर वो मॉन्क से कहता है कि मैंने अपना धर्म जरूर छोड़ दिया है, लेकिन मेरी अभी भी ये चाहता है कि मैं इस दुनिया को बचाऊं अपने हाथों से, और मैं इसी के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इस दुनिया को बचाने वाला बुद्धा का हाथ नहीं हो सकता बल्कि किसी इंसान का हो सकता है। और ये पावर जो मैं ट्रेनिंग से ले रहा हूँ कि किसी भी गॉड की पावर से बहुत ही ज्यादा बढ़कर है। वहीं उसके साथ उसे ये भी बताता है कि कैसे 10 साल पहले एंटी बुद्धिस्ट मूवमेंट चालू हुआ था। लेकिन सासुके बहुत अजीब सा मुंह बना लेता है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे मॉन्क कहता है अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता तो तुम्हें कुछ समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इसमें कोई पॉइंट रहेगा। वही सासु को कहता है कि अगर मुझे पता भी होता तो मैं कुछ कर तो सकता नहीं इस बारे में, लेकिन क्या तुम मुझे इसके बारे में सिखा सकते हो, क्योंकि अगर ये होरिकी नहीं है तो मैं भी इसकी पावर को थोड़ा सा यूज कर सकता हूँ। जैसे मॉन्क उसे पूछता है तुम इस पावर को क्यों यूज करना चाहते हो। सासु के पूछने पर क्या कोई पहेली सी है जिसके जवाब में ही सारे आंसर छुपे होंगे, लेकिन वो सिर्फ यही आंसर करता है कि ऐसे रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ। जहाँ से 5 मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे जब पुलिस वाला उसके साथ फाइट कर रहा था तो उसे बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहा था,
तो उसने उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचाया। और शायद उन्हें कैसे एडवाइस दी थी कि वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता, जो क्योटो के लिए निकलने वाला था। जो एडवाइस उसने उसको दी थी उसे सुन के तो वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्गर नहीं बनना चाहता। वही जवाब को सुन के मॉन्क कहता है तो बहुत ही सेल्फिश रीजन है, जिस पर सासुके कहता है कि तुम्हारी दुनिया बचाना इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी जान को दांव पे लगाने के लिए काफी है। इसके बाद मॉन्क उससे दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या कि तुम मेजी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हो, जिस पर सासुके आंसर देता है कि ऐसे तो मैं इसे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ क्योंकि इन्होंने मेरे कैप्टन को मार दिया और उसे गद्दार घोषित कर दिया। और रीजंस की वजह से वो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन इस सब से मॉन्क को क्या फर्क पड़ता है, जिस पर मॉन्क उसे कहता है, एक पत्थर उठा के अगर तुम इसे पंच करना हो तो इसे कैसे तोड़ोगे पूरी तरीके से। इसे चकनाचूर करने के लिए तुम्हें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अगर ठीक से नहीं टूटा तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारी कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई। ऐसी सभी चीजों के साथ होता है। उनके पास कोई रेजिस्टेंट फोर्स होती है तो तुम्हारी एनर्जी अप्लाई किए को वेस्ट कर देती है अगर वो ठीक से नहीं टूटती। और तुम्हें किसी तरीके से ये फिगर आउट करना है तुम अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट ना करो। इसके बाद वो उस पत्थर के टुकड़े को आए करके उसे बताता है कि कैसे अगर तुम एक तीर से पंच करो तो जो भी रेजिस्टेंस होगी वो उसे एनकाउंटर करेगी, लेकिन तुम दूसरी बार जब उसे पंच करोगे तो रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी होगी और स्टोन टूट जाएगा। और इसी को सीखने के लिए इस मॉन्क ने टोटल 10 साल दिए थे, जिसको उसने अब मास्टर कर लिया है। इस उनका सासुके काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और इसे मॉन्क कहता है सीक्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, या ये भी कह सकते हैं फुतामे नो कावामी। और वो इसे ये भी बताता है कि उसने रिसेंटली इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी ट्राई करके देखा है। वहीं सासुके इसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है कि यार इतना आसान नहीं हो सकता, जिसमें मॉन्क को पत्थर उसे उछाल कर देता है कि लो तुम ट्राई करो। और सासुके अपना पहला पंच उस पत्थर में मार के देखता है, लेकिन वो पत्थर काफी मोटे टुकड़ों में टूटता है। तो सासुके कहता है कि ये तो बिल्कुल चकनाचूर नहीं हुआ। मॉन्क को समझाता है कि उस इम्पैक्ट का मतलब है बहुत ही इनक्रेडिबल स्पीड जिसके साथ उन्हें किसी चीज को पंच करना है। जिसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू एक दूसरे पत्थर को उठाता है और उसे तोड़ के दिखाता है कि कैसे वो चकनाचूर हो गया। और इस टेक्निक को सीखने के लिए उसे काफी ज्यादा टाइम लगा था। मॉन्क आगे ये भी बताता है कि ठीक 1 महीने में इसे मास्टर किया जा सकता है, और अगर सासुके ऐसा नहीं कर पाएगा तो यही मारा जाएगा, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ दुनिया के अच्छे के लिए ही बनाई गई थी। इसे बहुत सारे लोगों को नहीं बताया जाता, न इसे फैलाया जाता है। और वो मॉन्क उससे कहता है कि तुमने अभी कहा था तुम अपनी जान को भी दांव पे लगाना चाहते हो, तो अब तुम कंप्लेन नहीं कर सकते। जहाँ पे पहले सासुके का मुंह खुला हुआ था वो भी सुनकर खुश हो जाता है और कहता है बिल्कुल सही कहा फैलन मॉन्क। पूरे एक्साइटमेंट के साथ ही सासुके इस ऑफर को मान लेता है और कहता है कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए इस ट्रेनिंग पर, इसीलिए मैं 1 मंथ की जगह ठीक 1 हफ्ते में ही फुतामो नी किवानी को सीख के दिखाऊंगा। वही ठीक इस इंसिडेंट के बाद काफी रातें बीत जाती है और हम देखते हैं तीसरा दिन, जहाँ पे सासुके अभी भी पत्थरों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था उसी जंगल में, जहाँ बार बार सासुके को फेलियर ही मिल रहा था। उसके हाथ पूरे लाल हो चुके थे, लेकिन वो पत्थर को अभी भी मिट्टी में नहीं बदल पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसने सोचा था ये काफी आसान होने वाला है, लेकिन ये काफी मुश्किल है। वही मॉन्क पीछे से आते समझाता है कि जितना तुमने इसे आसान समझा, टेक्निक उतने से आसान है नहीं। जितना इसे करना आसान है उसे सीखना उतना ही मुश्किल। सिर्फ 1 हफ्ते में इसे मास्टर करना तो इम्पॉसिबल है। मॉन्क उसे कहता भी है मैं तुम्हें ऑफर वापस से देता हूँ कि तुम 1 महीने में से सीखो और न तुम अपनी जान गवा बैठोगे। लेकिन सासुके से कहता है नहीं मैंने सोच लिया है। वही मॉन्क इस बात को मान जाता है और वहाँ पीछे पड़े एक बहुत बड़े चट्टान को सिर्फ 1 पंच के अंदर मिट्टी मिला देता है, ये कहते हुए कि ठीक है, और अगर तुम 4 दिन के अंदर इसे मास्टर नहीं कर लेते तो तुम वैसे ही मारे जाओगे जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। जिसके लिए सासुके पूरी तरीके से रेडी था। हम देखते हैं वापस रात को, जहाँ वापस एक खाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। जाने के बीच में कुछ बातें डिस्कस होती है कि कैसे सासुके अभी भी खाने के लिए इस मॉन्क के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सासुके मान देता है कि पूरे दिन तो पत्थर तोड़ता है तो खाने कैसे ढूंढेगा। वहीं पे आज सिर्फ मशरूम थे खाने में, जिसको लेके सासुके थोड़ा सा कंप्लेन भी करता है कि वो मेढक ढूंढने क्यों नहीं लाया। जिस पर मॉन्क उसे ये कहता है कि अगर तुम्हें वो खाना है तुम वो ढूंढ के लाओ, और वैसे भी मैंने तुम्हारे सारे उधार चुका दिए हैं जो कि मैंने तुम पे किए थे, एक तरीके से तुम्हें तुम्हारे खाने को गिरा कर। और अब कुछ ज्यादा सीरियस डिस्कशन चालू होता है जब मॉन्क उसे पूछता है तुमने इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुना जिसके बारे में तुम्हें जस्ट अभी पता लगा था। वहीं अगर तुम चाहते तो तुम किसी बढ़िया डोजो में जा सकते थे, या फिर तुम एक बहुत ही खतरनाक सी गन भी खरीद सकते थे जिसके बाद तुम्हारे सामने कोई एनिमी नहीं दिखता। लेकिन सासुके जवाब में कहता है मेरे आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनली मास्टर है शॉट के साथ, और मैं इतने कम टाइम में उनकी जितनी अच्छी शॉट मास्टर नहीं कर सकता, और मैं गन भी नहीं चलाना चाहता। इसीलिए मुझे अपने फीस्ट पर, अपने मुक्कों पर ही भरोसा है और मैं उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। और कुछ समय बाद सुबह भी हो जाती है, जहाँ वापस सासुके अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और एक पत्थर को पूरी जान से तोड़ने में लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मॉन्क अभी मशरूम्स को ढूंढ रहा था कि रात में खा सके। जहाँ अब मॉन्क को मेढक भी पकड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि सासुके पूरी जान से प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ अभी उसको कोई सफलता नहीं मिली थी। और एक और रात आ जाती है जहाँ वो खाना शेयर कर रहे थे, जहाँ सासुके थोड़ा सा खुश भी था और कहता है तुम्हारी मेहमान नवाजी 1 नंबर की है।
और कभी कभी अच्छा भी होता है गुम हो जाना। लेकिन मोंग उसे कहता है रुक जाओ। जिस पर सासुके कुछ समझता नहीं। मोंग अपनी हाथ को एक्सप्लेन करते हुए कहता है तुम्हारी हाथ की हालत खराब है और तुम्हारी बॉडी भी लिमिट पर आ गई है। मैं मानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे अंदर गुदा है, लेकिन अब तुम और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते। और इसके साथ वो ये भी ऑफर करता है कि अगर अभी रुक जाए तो वो उसे नहीं मारेगा और इसके बारे में किसी को बताएगा भी नहीं। लेकिन सासुके सुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि टाइम लिमिट 1 हफ्ते थी और अगर मैं ऐसा ना कर पाऊँ तो तुम्हें मार देना। मुझे ये चीज खुशी से मंजूर है, लेकिन तुम मेरे को बिल्कुल भी कम मत आगो। उसके साथ अपना खाना जल्दी से खत्म करके उसे धन्यवाद करते हुए खाने के लिए वहां चला जाता है। वही हम देखते हैं कि सासुके अब रात के अंदर भी ट्रेनिंग कर रहा है। उसके हाथों से खून गिर रहा है, लेकिन उसके मन में बस एक ही बात चल रही है कि अगर ताकत उसे बिना अपनी जिंदगी को दांव पे लगाए मिल जाए तो उसका फायदा ही क्या। जहाँ काफी खूबसूरत सुबह के साथ ही 5वां दिन आ जाता है। सास के जमने पड़ा था, थका हुआ, उसके हाथों से खून गिर रहा था। वही मोंग बगल में बैठ के सोच रहा था कि ये 10 साल की मेहनत जो उसने टेक्निक सीखी है वो सिर्फ डिटर्मिनेशन से नहीं सीखी जा सकती इतने कम टाइम में। जिसके बाद हम देखते हैं 6ठा दिन में आ जाता है और अब खाने के लिए भी सास के नहीं आ रहा था। इस तरफ सास के पसीने से पूरा तरबतर था, उसके शरीर से खून गिर रहा था। उसके मन में बात चली थी कि अभी भी थोड़ा टाइम है 7वां दिन आने में, लेकिन क्या उसको ऐसा कर पाएगा क्योंकि शरीर में ताकत ही नहीं बची थी और ट्रेनिंग करने की। उसके मन में ये भी थॉट आ रहा था कि वो ऐसी अनजान सी जगह पे मर जाएगा जिसके बारे में उसने कभी पहले सुना भी नहीं था। और ठीक इसी मोमेंट पे उसे किसी आवाज सुनाई देती है और जब अपना सर उठाई देखता है वो नोटिस करते हैं वहां सामने खड़ा था कैप्टन सार का। तो उसे कहता है कि अगर तुम हार मान लेते हो तो शायद ये आदमी तुम्हारी जान बख्श दे, लेकिन अगर तुम लगे रहोगे तो तुम जिंदा नहीं बचने वाले। मुझे पता है कि तुम जितना कर सकते थे तुमने सब किया इस टेक्निक को सीखने के लिए। वही सासुके इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, चाहे भूत है। वो नोटिस करता है उसके पैर भी नहीं है, जिसे देख थोड़ा सा डर जाता है और पीछे भी हो जाता है। जिस पर कैप्टन सागर उसे कहते हैं कि इसको इग्नोर कर दो। जब उसे कैप्टन आगे उसे बोलता है कि सब कुछ भूल जाओ और रेस्ट करो और ये तुम्हारे कैप्टन का ऑर्डर है। और ठीक इस मोमेंट पे हम नोटिस करते हैं किड सासुके को, जो कि अपने आप को ऐसे इमेजिन कर रहा था और उसे कहता है कि जब आपका सर काट कर नई सरकार ने लटका दिया था उस टाइम पे मुझे काफी नफरत हुई थी इस मेजी गवर्नमेंट से, लेकिन सच्चाई तो ये है मुझे सबसे ज्यादा घृणा खुद से हो गई क्योंकि जिसकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो इंसान मारा गया मेरी आंखों के सामने, और वो भी एक कुत्ते की मौत। चाम सुनते हैं सासुके की आवाज वापस से डल्ट वाली, जो कह रहा होता है गुस्से में कि उसे अपने आप से नफरत हो गई इसलिए क्योंकि वो कमजोर था और कुछ नहीं कर सका ये रोकने के लिए, और उसने अपनी जिंदगी को नर्क बना लिया बिना किसी एम्बिशन के पूरे 10 साल के लिए। लेकिन उसके बाद एक अच्छा इंसान आया जब उसे पास्ट मेमोरीज आ रही थी केंशिन की, जो उससे फाइट किया था, और उसने उसे जगाया, उसके अंदर की अच्छाई को उसे याद दिलाया। और अब वो एक बहुत बड़े युद्ध के अंदर फंस चुका है और शायद मारा भी जाए, और वापस से उसी तरह की डिप्रेशन और 10 साल की हेट्रेड वाली साइकिल में नहीं जाना चाहता। और ना ही वो ऐसा चाहता है उन लोगों के लिए जो उसे प्यार करते हैं। जैसे याद आती है मिसाओ की, कनाओ की, मेगुमी की और बाकी लोगों की, जिसके साथ उसे स्ट्रेंथ भी मिलती है खड़े होने की। और उसके साथ सासुके खड़े होके कैप्टन के पास आ जाता है, उसे कहता है और इसीलिए मैं रुक नहीं सकता, मुझे स्ट्रांग होना ही होगा ताकि मैं फाइट कर सकूं अन्याय से और वायलेंस से, और इसीलिए मैं आपका ये ऑर्डर नहीं मान सकता कैप्टन। और जब उसके हाथ से खून गिर रहा था, उसकी आंखों से आंसू, उसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा एक आखिरी बार आपसे मिलके, चाहे आप फैंटम हो, मेरा सपना या कोई घोस्ट, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकने वाला। और कैप्टन की आत्मा बस उसे स्माइल करते हुए जाते हुए देखती है। उसी के साथ ही रात खत्म हो जाती है और 7वें दिन की सुबह होती है, जहां मॉन्क नोटिस करता है कि एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर सासुके पड़ा हुआ है जिसके हाथ के खून से बह रहा है, और उसके पास एक पत्थर है छोटा सा। जब वो सोचता है कि थकावट की वजह से मर गया, और उसे काफी रिग्रेट भी होता है कि इतना अच्छा टैलेंटेड इंसान माना गया, वो भी इस तरीके से। कि ठीक बाद ही सासुके उड़ जाता ही कहते हुए कि मुझे अभी जस्ट मत मारो, मैं थोड़ा थक गया था और सो गया था और कुछ नहीं। लेकिन मॉन्क कहता है कि तुम्हारे हाथ के पत्थर से ही देख के मैं समझ सकता हूँ कि तुमने अभी तक फुतामो नी किनामी को मास्टर नहीं किया है। इस बार सासुके हंसते उसे कहता है इसे देखो, जिसके साथ ही उस पत्थर को हवा में उछाल देता है और एक जोरदार पंच जमीन पे मारता है, जिसको देखकर मॉन्क पूरी तरह शॉक हो जाता है। और सासुके उसे बताता है कि कुछ देर पहले ही उसने इस चीज को फिगर आउट कर लिया था कि टेक्निक कैसे काम करती है। और उसे ये भी कहता है कि सीखने के बाद वो बिना ब्रेकफास्ट खाए भी इस चीज को कर सकता है। वही मॉन्क उसे कहता है कि सही में बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, लेकिन सासुके उसे हंसते कहता है कि इस तरह के वर्ड मेरे सामने यूज मत करो क्योंकि मेरी जिंदगी दांव पे लगी थी इसलिए मैंने इसे किया। जिस पर मॉन्क हंसते से कहता है ठीक है, मैं अपनी बात को ठीक से कहता हूँ। और उसे एक महान इंसान कहता है, जिसके साथ ही उसे हाथ मिलाकर उसे वहां से उठा लेता है। जिसे कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सासुके अब जाने के लिए तैयार था और मॉन्क से अपनी विदाई ले रहा था, जहाँ उसे बताता है कि वो नाकासुने बेस से जाएगा ताकि क्योटो जल्दी पहुंच सके। जहाँ पे मॉन्क उसे बताता है कि शामोसोना एरिया है जिसे सिमोसुआ भी कहते हैं, और मॉन्क उसे रास्ता ही बताता है नदी के उस पार का कि अगर उसे फॉलो कर ले तो इस जगह पे पहुंच सकता है। वहीं पे सासुके सिमोसुआ नाम सुन के खुश हो जाता है और हंसने लगता है। उसके साथ ही सासुके मन में सोचता है कि उसे जगह फैमिलियर लगी थी, जान पहचानी,
और वो समझ जाता है ऐसा क्यों था, क्योंकि साकी उससे यहीं पे मरे थे। वो उस मॉन्क को कहता है कि ऐसे तो तुम अब मॉन्क नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा कहने में थोड़ा अजीब लगेगा कि मुझे अब सही में बुद्धा में थोड़ा थोड़ा तो फेथ आ गया है, जिस चीज को मॉन्क नहीं समझ पाता। कि ठीक बात वहां से जाने लगता है, ये कहते हुए कि उसने जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। अपना नाम बताता है कि वो है सागुरे सनुस्के, जिसके जवाब में मॉन्क भी अपना नाम बताता है, जिसका नाम था योकुनाजे आंजी। वही वो मॉन्क उसे जाते हुए सोचा था कि कल तक मैंने इसे एक लल्लू लाल, एक छोटा पंछी बच्चा समझा था, लेकिन आज ये घोंसले से उड़ते हुए जा रहा है। इतना जल्दी इसमें कैसे चेंज आ गया। वहीं तभी हम पीछे से एक आवाज सुनते हैं, और ये कोई और नहीं था बल्कि सीतो था, जो कि इसे बुलाने आया था। और सोजर उसे कहता है कि उसे काफी टाइम से ढूंढ रहा था, और से ये बताता है कि युद्ध चालू हो गया है और जितने भी चपन गटाना के मेंबर्स हैं वो सभी वहां पर जमा हो रहे हैं। जिसके साथ ही अब दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए हैं, और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और क्योटो में होने वाली हरकत स्टेज हो चुकी है पूरी तरीके से। तो इसी के साथ इस एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। और आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारी दूसरी वीडियो को चेक कर सकते हैं, जैसे कि टावर ऑफ गॉड मांगा के ऊपर, या अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय गाइज।